नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखुद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और इतिहास में हमने पिछली कक्षा में देखी थी इतिहास लेखन की पद्धतियां या शैलियां। और आज इसी क्रम में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। दोस्तों, स्रोत किसे कहते हैं? यानी जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको। जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो वह हमारा स्रोत या माध्यम है पढ़ने का। और वही पुस्तक जिसमें उस पुस्तक में कोई कवि परिचय मिलता है, कोई लेखकों या कवियों की वाणियाँ मिलती हैं, उनकी रचनाएं मिलती हैं, वो उस लेखक ने कहाँ से ली, उस लेखक ने कहाँ से ली, वही इतिहास के स्रोत या इतिहास के माध्यम हैं। मान लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ की रचना की, डॉक्टर नगेंद्र जी ने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और अन्य इतिहासकारों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने अपने इतिहास में जो सामग्री ऐड की है, कवियों का परिचय, उनकी रचनाएं, ये कहाँ से ली उन्होंने, वो ही इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। और उनका हम आज बारीकी से अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण जो इतिहास के स्रोत हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में और आगे भी आएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। और चलो करते हैं इसकी शुरुआत। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोतों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अंतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य दो भागों में बांटा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इतिहास के स्रोतों को दो भागों में किस विद्वान या किस इतिहासकार ने बांटा है। तो वो राम कुमार वर्मा जी ने इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा है। और वे दो भाग कौन कौन से हैं? अंतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य। और उन्होंने अंतः साक्ष्य में 3 प्रकार की सामग्री मानी है और बाह्य साक्ष्य में 4 प्रकार की सामग्री मानी है। तो अंतः साक्ष्य देखते हैं पहले। तो अंतः साक्ष्य वह भक्त एवं संत कवियों तथा अन्य कवियों से आधारभूत रचनाएं हैं, वो उन्होंने अंतः साक्ष्य में मानी। और कवियों एवं साहित्यकारों की प्रकाशित रचनाएं भी अंतः साक्ष्य में मानी। साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं तथा कवियों के परिचय से संबंधित पुस्तकें, ये भी अंतः साक्ष्य में ही मानी। इसके बाद बाह्य साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य में साहित्यिक सामग्री मानी, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, शिलालेख, वंशावलियाँ व प्रामाणिक उल्लेख, जनश्रुतियाँ, विभिन्न युगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री, ये थे अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। इसके बाद इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा, साक्ष्य और अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। इनको हम कंबाइंड अध्ययन करेंगे, उसमें अंतः साक्ष्य भी होंगे और बाह्य साक्ष्य भी होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों ही रचनाओं के रचयिता गोकुलनाथ हैं और इनका रचना काल है 1625 विक्रम संवत और दोनों रचनाएं गद्य में रचित हैं। इसके बाद भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार नारायण दास या नाभादास हैं तथा रचना काल 1642 विक्रम संवत है। भक्तमाल में 2 खंड हैं। प्रथम खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों तथा द्वितीय खंड में 116 राम भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। भक्तमाल में 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। तो 200 हो गए ना दोस्तों, 84 तो कृष्ण भक्त और 116 राम भक्त। और इसमें 316 छपे छंद हैं, ये भी ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भक्तमाल में कितने छपे छंद हैं? 316 और 200 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। भक्तमाल में तुलसी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है। किसने? नारायण दास या नाभादास ने। इसके बाद मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के रचयिता वेणी माधव दास या बेनी माधव दास हैं और ये तुलसी के शिष्य थे, तुलसीदास जी के शिष्य थे ये। मूल गोसाई चरित का रचनाकाल 1687 विक्रम संवत है और मूल गोसाई चरित की भाषा अवधी है तथा यह रचना पद्य में रचित है, यानी इसमें गद्यांश नहीं है, पद्यांश में रचित है ये। इसमें 2 हाथ चौपाइयाँ वो मिलती हैं। मूल गोसाई चरित 2 हाथ चौपाइयों त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है।
तो ये प्रश्न भी कई बार बनता है दोस्तों कि कौन सी रचना में तुलसीदास जी का जीवन दो हाथ चौपाइयों एवं त्रोटक छंदों में अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है, यानी बढ़ा चढ़ा कर मिलता है, उसको महामानव के रूप में दर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। मूल गोसाई चरित्र के आधार पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास लिखा है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो सामग्री मैंने ली है वह अक्सर पिछले प्रश्न पत्रों में पूछी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद भक्त नामावली के रचयिता ध्रुवदास हैं। भक्त नामावली का रचनाकाल 1698 विक्रम संवत है। भक्त नामावली की भाषा अवधी तथा यह पद्य रचना है। भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसके बाद अगला जो इतिहास का स्रोत है वह है कविमाला के रचयिता हरिराय तुलसी तथा रचनाकाल 1712 विक्रम संवत है। दोस्तों ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, इसमें कवि नामावली नहीं है, कविमाला है। ये कविमाला के रचयिता हरिराय तुलसी तथा रचनाकाल 1712 विक्रम संवत है। कविमाला में 74 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। इसके बाद कालिदास हजारा के रचयिता कालिदास त्रिवेदी तथा रचनाकाल 1775 विक्रम संवत है। और कालिदास हजारा में 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। कालिदास हजारा के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो दोस्तों आपको पता होगी, जिसका रचनाकाल 1883 ईस्वी है। और इसका आगे हम अध्ययन भी करेंगे। अब है कवि नामावली के रचयिता सुदन हैं तथा रचनाकाल 1810 विक्रम संवत है। कवि नामावली में 10 कवित छंदों में 10 कवियों का नामोल्लेख करते हुए उनको प्रणाम किया गया है। यानी जो कवि नामावली है उसमें 10 कवित छंद हैं और उन 10 कवितों में ही 10 कवियों का नाम उल्लेख करते उनको प्रणाम किया है। किसने? सुदन ने। और इसके बाद है सतकवि गीराविलास के रचयिता बलदेव हैं। सतकवि गीराविलास में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और बिहारी आदि 17 कवियों की कविताओं का संग्रह है। ये इनमें रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका वर्णन है। विद्वान मोदी तरंगिणी, दोस्तों ये मोदी नहीं है दोस्तों, ये ठीक कर लेना था, मोद तरंगिणी है ये, विद्वान मोद तरंगिणी। हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें मिस्टेक हुए वगैरह नहीं रहती, खूब प्रयास करने के बाद भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। विद्वान मोद तरंगिणी का रचयिता सुब्बा सिंह है तथा रचनाकाल 1874 विक्रम संवत है। विद्वान मोद तरंगिणी 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है तथा इसमें षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन तथा दूती वर्णन भी मिलता है। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यासदेव हैं तथा इसका रचनाकाल 1900 विक्रम संवत है। राग सागरोद्भव राग के कल्पद्रुम में अनेक राग रागनियों के उल्लेख के साथ कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों का काव्य संग्रह है। श्रृंगार संग्रह के रचयिता सरदार कवि हैं तथा रचनाकाल 1904 विक्रम संवत है। श्रृंगार संग्रह 125 कवियों की प्रमुख कविताओं का संकलन है तथा इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख हुआ है। दोस्तों अगला स्रोत है चंद्रोदय के रचयिता ठाकुर प्रसाद हैं तथा इसका रचनाकाल 1920 विक्रम संवत है। और रस चंद्रोदय में बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। तो ये भी याद रखना है। दिग्विजय भूखंड का रचयिता गोकुल प्रसाद तथा रचनाकाल 1926 विक्रम संवत है। और दिग्विजय भूखंड में 192 कवियों की कविताएं संकलित हैं, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। और इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाषा काव्य संग्रह, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस पर।
भाषा काव्य संग्रह के रचयिता महेश दत्त था। रचना काल 1932 विक्रम संवत है। भाषा काव्य संग्रह में अनेक कवियों की कविताओं का संग्रह है। और दोस्तों अगला जो इतिहास का स्रोत है वह है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारीदास तथा रचना काल 1782 विक्रम संवत है। काव्य निर्णय रीति ग्रंथ है ये, किंतु इसमें कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी दी गई है। कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला के रचयिता मुंशी देवी प्रसाद तथा रचना काल 1968 विक्रम संवत है। कवि रत्नमाला रचना 2 भागों में विभक्त है और कवि रत्नमाला में राजस्थान के 108 कवियों की कविताएं जीवनी सहित दी गई हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। इसके बाद हफीजुल्ला खां हजारा। दोस्तों हजारा किसे कहते हैं? शतक जिसमें 100 का संग्रह हो किसी चीज़ का, हजारा जिसमें 1000 का संग्रह हो, दशक जिसमें 10 का संग्रह हो। अब साहित्य इतिहास में रचनाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें या तो कवियों का वर्णन होगा या रचनाओं का वर्णन होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। हफीजुल्ला खां हजारा के रचयिता हफीजुल्ला खां तथा रचना काल 1972 विक्रम संवत है और इसके 2 भाग हैं। हफीजुल्ला खां हजारा में लगभग 1000 कवियों के कवित एवं सेवैया छंद हैं। इसमें 1000 कवित एवं सेवैया छंद हैं हफीजुल्ला हजारा में। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। दोस्तों ये रचना भी कई बार पूछी जाती है नेट जेआरएफ में, कई बार इस पर प्रश्न आया हुआ है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज के रचयिता ब्रिक्स या ब्रिग्स भी मिलता है तथा इसका रचना काल 1955 विक्रम संवत। इसके बारे में 2 ही तथ्य याद रखने हैं आपको, या तो रचना काल पूछेगा या रचना कार पूछेगा। और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 20 में जो साहित्य इतिहास के स्रोत हैं वो हैं हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म के रचयिता मोनियर विलियम्स हैं तथा इसका रचना काल 1940 विक्रम संवत है। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है तथा हिंदू धर्म के से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं की आलोचना है। इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। दोस्तों ये कोई रचना नहीं है। नागरिक प्रचारणी सभा की जो खोज रिपोर्ट में जो खोज पर कार्य किया गया, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का जो कार्य किया गया, उसके आधार पर भी साहित्यकारों ने इतिहास लिखा है। तो इसके मुख्य खोजकर्ता थे सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम सुंदर दास और हीरालाल थे। और नागरिक प्रचारणी सभा की हस्तलिखित खोज की जो कार्य हुआ वो 1900 से 1921 तक चला। ये भी दोस्तों पूछ लिया जाता है प्रश्न की नागरिक प्रचारणी ने जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का जो कार्य चलाया वो कब से कब चलाया, तो 1900 से 1921 ईस्वी तक चलाया। नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के आधार पर ही मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई। ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचयिता बेसकर तथा रचना काल 1964 विक्रम संवत है और इस रचना में कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों का वर्णन है। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन के रचयिता मैकालिफ तथा रचना काल 1965 विक्रम संवत है। इस रचना में सिख धर्म के उद्भव एवं विकास का वर्णन है और यह है सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई हिंदी कविताओं का संग्रह है। इसके बाद देखते हैं इंडियन थीइज्म। इंडियन थीइज्म के रचयिता मैकनिकाल तथा रचना काल 1972 विक्रम संवत है और इसमें हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण एवं हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख है। और दोस्तों राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तो ये अभी आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसने किया था ये खोज का कार्य। तो ये खोज का कार्य किया था मोतीलाल मेनारिया ने और कब से कब तक किया था, 1995 विक्रम संवत से 1998 विक्रम संवत के बीच किया था। और इससे खोज के कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का विवरण मिलता है। इस खोज से राजस्थान के कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का विवरण मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे इतिहास के स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए। और क्लास कैसी लगी
कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं थर्ड ग्रेड, इन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इस क्लास में जो इतिहास के मैंने स्रोत लिए